रूबरू कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारतीय पुलिस सेवा 2003 बैच के ऑफिसर जो इस समय बिलासपुर रेंज के आईजी का दायित्व निभा रहे हैं। उनकी बात करूं तो कमिटेड और डेडिकेटेड ऑफिसर की इमेज के साथ वे आगे बढ़ते रहे हैं। एक ऐसे मजदूर परिवार से आने के बाद भी उनका पूरा फोकस अपने कैरियर में रहा है। मुलाकात कराते हैं बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी से। हमारे संवाददाता आशीष मौर्य ने उनसे उनके जीवन संघर्ष और सफलता पर बातचीत की। नमस्कार, सीसीएन लोकसभा टीवी के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जो मजदूर परिवार में पैदा होकर अपनी लगन, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े और विषम परिस्थितियों से जूझकर वो यूपीएससी परीक्षा पास करते हैं और आईपीएस ऑफिसर बने। राष्ट्रपति वीरता पदक से 2 बार सम्मानित यूथ आइकॉन। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुलाकात करवाता हूँ बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी से। नमस्कार सर। थैंक यू सर, आपकी जर्नी के बारे में हमने जाना है, सुना है। आप स्कूल कॉलेजों के समय एक युवा रतनलाल डांगी को आप किस तरीके से याद करते हैं? एक मन में जज्बा, एक उमंग और सफलता की ओर लगातार अग्रसर एक युवा रतनलाल डांगी को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चूँकि हमारी जर्नी काफ़ी लंबी रही है और स्ट्रगल से रही है, और जो आप बता रहे हैं कि लक्ष्य से पहले से तय था कि कुछ करना है, तो उसी को लेकर के स्टार्टिंग से स्टूडेंट लाइफ से ही जब से थोड़ा समझ आया था 10th क्लास के बाद कि किस तरह से समाज में एक जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी एक रेस्पेक्ट होती है। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स थे दोनों मजदूरी करने वाले थे, तो वो अपना अनुभव बताते थे किस तरह से समाज में एक मजदूर परिवार के साथ या एक जो है उनके साथ किस तरह से ह्यूमिलेशन भी होता है और उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं देता है। मतलब इस दुनिया में जो है पढ़े लिखे लोग हैं या जो कुछ अच्छा आगे बढ़ते हैं उन लोगों का ही रहता है। तो एक मन में था कि कुछ करना चाहिए, और वही एक उन्होंने एक बीज बोया था और हमने उसको आगे तक एक सतत मेहनत करके या संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचे थे। सर, शिक्षक के बाद वाणिज्य कर निरीक्षक और उसके बाद तहसीलदार, विभिन्न पदों पे आप रहे। उसके बाद 2003 में आपने यूपीएससी परीक्षा पास की। कितना चुनौती भरा रहा? कैसे आप इतने कड़ी मेहनत करके आप इस मुकाम तक पहुंचे? देखिए, चूँकि चाहे शिक्षक, वाणिज्य कर निरीक्षक या तहसीलदार, वो मेरा एक तरह से स्टॉपेज था। क्योंकि आपको अपना भविष्य आप खुद ही को लिखना था और आप खुद ही को ही कमाना था और बढ़ना था। तो वो एक कह सकते हैं कि स्टॉपेज था, और जो फाइनली हमारा जो डेस्टिनेशन था वो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है उसमें आना था, और 2003 में आईपीएस के लिए सिलेक्ट हुए थे। तो इस तरह से जर्नी जो है वो कह सकते हैं कि काफ़ी घुमावदार जर्नी थी, लेकिन अपना जो मकसद, जो मंजिल था, वो बिल्कुल आंखों से हमने कभी ओझल नहीं होने दिया। और मैं जो भी यूथ है जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि परिस्थिति कैसी भी हो, आपकी परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है तो जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसको अपने कब्जे में कीजिए, उस पद को प्राप्त कीजिए जो भी है, फिर और आगे शुरू कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि या तो वो अदरवाइज कुछ नहीं। ये जो लोग कहते हैं कि मुझे या तो आईएएस बनना है या पीएससी करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, वो सोच नहीं होना चाहिए। आपको अपनी स्थिति परिस्थिति जो भी रहती है उसके हिसाब से आपको जो कुछ मिल रहा है उसको आप लीजिए, फिर आप उसको आप इस सीढ़ी की तरह यूज कीजिए। सर, जैसा कि आपको बेस्ट पुलिस ऑफिसर के रूप में हम जानते हैं, छत्तीसगढ़ के अति संवेदनशील क्षेत्रों में आपकी पदस्थापना रही है। बीजापुर, कांकेर, बस्तर जैसे जिलों में आपने अपनी सेवा दी है। सर, क्या मानते हैं उस पदस्थापना के दौरान आपने कुछ नवाचारी प्रयोग करने की भी सोचा होगा? क्योंकि जैसा कि एसपी, कलेक्टर जब नया पदस्थापना, पहली पदस्थापना होती है तो उसमें नवाचारी प्रयोग करते हैं, तो आपने ऐसा क्या प्रयोग किया? देखिए, नवाचारी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग क्षेत्र में काम करके भी आए थे। प्रशासन का मुझे अनुभव भी था, और तो ये महसूस हमने किया कि आम लोगों के साथ जुड़ना चाहिए
और उनकी बात को सुनना चाहिए, उनकी जो भी समस्या है उसको सुलझाना चाहिए। आपका कोई भी नवाचार किसी काम का नहीं होता यदि वो जनता के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है। तो नए नए प्रयोग करने की बनिस्बत हम लोगों की जो वास्तविक समस्या है, जो आपके अधिकार क्षेत्र में है, उसको दूर करना चाहिए। तो मैंने वही किया और अलग से मैंने कोई इस तरह से न मेरा कोई एजेंडा रहा है न मेरा एजेंडा है। मेरा ये कि आम आदमी क्या चाहता है, पुलिस जैसे मैं पुलिस ऑफिसर तो हमसे क्या चाहते हैं, हमारा अपना कोई एजेंडा नहीं होता है। पुलिस की नौकरी क्योंकि काफी चुनौती भरी होती है, आपकी इस नौकरी के दौरान किस किस चुनौतियों से आपका सामना हुआ, कितनी चुनौती भरी आपकी नौकरी रही और आपने उसको कैसे डील किया? वैसे मेरा मानना है कि चाहे सर्विस हो चाहे लाइफ हो, चुनौती मैं उसको चुनौती नहीं मानता हूँ, मैं हमेशा अवसर मानता हूँ। कि हम जैसे नक्सल एरियाज में मेरी पोस्टिंग हुई थी, 2006 में एसपी बने। हो सकता है दूसरे व्यक्ति की नज़र में वो चुनौती हो, लेकिन मेरी नज़र में हमेशा अवसर रहता है कि ये हमको एक अवसर मिला, मौका मिला अपने आप को प्रूव करने का और जो लोग हैं वहाँ के लिए कुछ करने का। तो वो क्योंकि टफ जगह है जहाँ पर लोग जाने से भी थोड़ा कतराते हैं और आपकी लाइफ को हमेशा थ्रेट रहता है। और उस जगह पे जहाँ आपके बच्चों के लिए स्कूल्स नहीं हो, आपके जो स्टाफ है जो उनके रहने की जगह नहीं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, जहाँ टेलीफोन नहीं हो, जहाँ रोड्स टूटी फूटी हो। ये मैं 2006 की बता रहा हूँ, जब बीजापुर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर हुआ करता था, जब मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो जहाँ पर 15-15 दिन तक लाइट नहीं आती थी। तो ये जो है ना, उस स्थिति में आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे अपने लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास जगा सकते हैं। तो ये मेरे लिए एक अवसर था और मैंने कोशिश किया कि लोग पुलिस के साथ जुड़े। 2012-13 में आप बिलासपुर पुलिस कप्तान रहे हैं, अभी वर्तमान में आप बिलासपुर आईजी हैं। कितना सपोर्टिव मानते हैं बिलासपुर की जनता को, और जो अपराध यहाँ पे जो हुआ है या अपराध किस तरीके से यहाँ का बढ़ा है उसको किस दृष्टि से आप देखते हैं? देखिए, वैसे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया वाली बात है, कोई बिलासपुर की नहीं, छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति, हर नागरिक बहुत अच्छे अनुशासित हैं। यहाँ पर एक वो कोई प्रवृत्ति नहीं है जिस तरह की अपराध को बढ़ावा देने वाली या अपराध छुपाने वाली या सपोर्ट करने वाली है। तो वैसे ही बिलासपुर के जो भी लोग हैं काफ़ी सपोर्टिव हैं और हमेशा पुलिस के साथ रहते हैं। केवल ये है कि आप जो पुलिस अधिकारी है वो भी उसी छवि का होना चाहिए, उसकी भी मतलब लोगों के वो भी सपोर्टिव होना चाहिए। कहते हैं ना, दोनों हाथ साथ रहने से ही धुलते हैं, अकेले से नहीं होता। तो केवल बिलासपुर पब्लिक जो है उसका सपोर्ट हम तभी ले सकते हैं जब हम भी सपोर्टिव हो। और हमको 2012-13 जब एसपी थे तभी भी बहुत सारी चीज़ें जो पुलिस के सामने, चाहे कानून व्यवस्था की हो चाहे दूसरे इश्यूज आते हैं, हमेशा सपोर्ट ही रहा है। मुझे याद नहीं है कि कभी भी इस तरह की कुछ सिचुएशंस आई हो कि जिसमें पुलिस और पब्लिक आमने सामने हो। और हमेशा मैं संवाद में विश्वास रखता हूँ। कोई भी समस्या, कोई भी चीज़ें होती है तो हम बातचीत करके उसको निपटारा करते हैं। सर, अब यूथ की बात करूंगा, जैसा कि आपको यूथ आइकॉन के नाम से भी जाना जाता है। लगातार आप सोशल मीडिया में जुड़े रहते हैं, आपके मोटिवेशनल जो स्पीच होते हैं, आपके मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं, आप खुद उसको पोस्ट करते हैं। सर, मैं युवाओं के लिए आपसे मंत्र जानना चाहूँगा कि सफलता के लिए आप युवाओं को किस तरीके से मंत्र देना चाहेंगे, क्योंकि यूथ आपको देखते हैं, काफ़ी व्यूअर्स हैं आपके सोशल मीडिया में। एग्जैक्टली जो सफ़र मैं तय करके आया हूँ और जो मैंने सपना देखा है कि एक ऑल इंडिया सर्विस में जाऊँ, IAS IPS जो भी बनूँ, तो मेरा एक मिशन है, एक सपना है कि मैं एक हर जो यूथ है उनको भी एक सपना दिखाऊं, उनके पेरेंट्स को सपना दिखाऊं कि एक रिक्शा चलाने वाला या मजदूरी करने वाला या साइकिल की पंचर बनाने वाला या सब्जी बेचने वाला व्यक्ति भी ये उसके मन में आए कि मैं भी अपने बेटे को IAS बनाऊँ, IPS बनाऊँ, PCS में बनाऊँ। तो मेरा ये सबके लोगों को दिल में ये सवाल मतलब पैदा करना चाहता हूँ, मैं एक भूख जगाना चाहता हूँ यूथ के अंदर कि आप कर सकते हैं। केवल आप में एक दृढ़ निश्चय चाहिए, एक हौसला चाहिए, आप भी मेरी तरह ही आगे बढ़ सकते हैं। और उसी के लिए मैं सतत प्रयास करता हूँ। आप देखे होंगे कि चाहे उनको मोटिवेट करने संबंधित कुछ लिखना हो तो भी लिखते हैं, चाहे उनको
गाइड करने संबंधित है वो भी करते हैं। इवन चूंकि यूथ है, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी से काफ़ी लोग दूर रहते हैं, तो हम खुद फिजिकल एक्टिविटी करके, चाहे योगा और करके, हम वीडियोस भी डालते हैं और कह सकते हैं कि फ़ोटोज़ भी डालते हैं, जिससे कि काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं जब उनको बार बार देखते हैं कि जब उनको लगता है कि जब सर कर सकता था मैं क्यों नहीं कर सकता। दाम्पत्य जीवन एक सबसे अहम होता है सर। पुलिस की जो नौकरी है काफ़ी कड़ी नौकरी कही जाती है, 24/7 इस नौकरी को कहा जाता है। कैसे मैनेज करते हैं आप अपने परिवार से? जैसा कि मैं जानता हूं मैडम को, मैडम हाउस वाइफ हैं, आपके 3 बच्चे हैं, और उसके बाद भी आप कैसे उनको समय मैनेज करते हैं? और आज कहीं ना कहीं परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, तो ऐसे समय पे आप अपने परिवार को कब समय देते हैं और किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? देखिए, जो पुलिस से मैं 2003 में आया, जबकि मेरा जो परिवार है वो 91 में मेरी शादी हुई, उसके साथ बाद में है 3 बच्चे जो है, तो ऐसा कोई इशू नहीं आया। और हमेशा परिवार तो क्योंकि जब तक सपोर्टिव रहता है और आपका भी अपना सोच होता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं आया। वाइफ का भी हमेशा जो है एक सपोर्टिव रहा है, बच्चे भी जो है एक अच्छा, उनको गाइडेंस जो हमको देना चाहिए हम देते रहे हैं, और उन्होंने भी अच्छी पढ़ाई की है। तो ऐसा कोई इशू न तो परिवार की तरफ से, न पेरेंट्स तो चाहते ही थे कि हम कुछ आगे बढ़े। तो केवल आपका अपना हौसला चाहिए और आप में एक वो सबको साथ लेके चलने वाले चाहिए। बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है, और जब आपके परिवार को भी लगता है कि नहीं ये जो शख्स है कुछ करना चाहता है, तो आपके साथ रहता है, ऐसा कोई नहीं है। लगातार शिकायतें मिलती हैं कि कई बार फरियादियों को थाने से भगा दिया जाता है, उनकी सुनी नहीं जाती। ऐसे लोगों को आप मदद करते हैं, उनके फ़ोन पे आप उनकी समस्याओं को सुलझाते हैं। कई बार आप व्हाट्सएप में भी शिकायतें आई तो आपने तत्काल FIR भी दर्ज करा दिया। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपने मातहत अधिकारियों को, किस तरीके के कि आप इजली तौर पे प्रोवाइड हों तो लोगों की किस तरीके से समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं? जिस बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ, जिस गांव से आ रहा हूँ, तो मुझे हर पीड़ित मुझे लगता है कि ये मेरे गांव का है, मेरे जैसे ही परिवार का है। और ऐसे लोगों की जो किस तरह से जो है कोई नहीं सुनता है, तो मेरा हमेशा एक रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको न्याय मिलना चाहिए, और यदि कोई नहीं सुनता है तो फिर अल्टीमेटली हम जो यहाँ पर सुनते ही हैं। जहाँ तक मोबाइल नंबर की बात है, तो जो मोबाइल नंबर है वो सरकार ने अवेलेबल करवाए हैं, शासन ने दिए हैं, हमारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। जो कुछ भी ऑफिस भी है, जो कुर्सी है, सब जनता की, लोगों की है। हम तो अपना एक काम कर रहे हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि जो किसी की कोई नहीं सुन रहा हो मेरे पास आता है और मैं उसके चेहरे पे खुशी देखता हूँ और उसका समस्या भी दूर होती है। तो ये मेरा शुरू से नेचर रहा है। वेतन मिलता है वो पब्लिक के टैक्स से मिलता है, पब्लिक जो टैक्स देती है उससे मिलता है, हम उसकी सेवा के लिए। और यदि हम उन्हीं का काम नहीं करेंगे तो फिर किस बात का? तो आपकी जो अंतरात्मा है उसको भी अंदर से देखना पड़ेगा कि हम किसके लिए करें। जो आपको खाने के लिए जो चीज़ें उपलब्ध कराता है, आपको तनख्वाह देता है अपनी मेहनत मजदूरी करके, और यदि हम उसके साथ न्याय नहीं करेंगे तो ये तो आपको कोई माफ़ नहीं करेगा। कोरोना संक्रमण काल के दौरान पुलिस 24/7 मैदान पे खड़े होकर के काम की। कितना टफ जॉब था सर वो पुलिस के लिए कि हमको सभी लोगों की सुरक्षा भी करना है और इस महामारी में हमको लोगों की जान की भी सुरक्षा करनी है। पुलिस के सामने तो दोहरी चुनौती थी। दोहरी मतलब कि एक तो जो पब्लिक है उसमें अवेयरनेस लाना है, उनको ये जो वायरस स्प्रेड नहीं करे उसको भी रोकना था, साथ ही अपने आप को बचाना और साथ ही उनका फैमिलीज, क्योंकि आप फ्रंट लाइन पे खड़े हैं, लोगों से कांटेक्ट हो रहा है, वायरस आपको कभी भी इन्फेक्ट कर सकता है। जब आप अपने घर में जा रहे हैं, अपने बच्चे, बीवी या मदर फादर, उनको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे केसेज हमारे आए थे जिसमें हमारा स्टाफ इन्फेक्ट हुआ, फिर उनका परिवार इन्फेक्ट हुआ, लेकिन सभी जो है ने अच्छा काम किया और हमारे पूरे एसपीज लोगों ने और सभी जो स्टाफ है जो इन्फेक्टेड हुए थे उनके केयर भी किया था। इवन हमारे डीजीपी साहब ने भी सभी काफ़ी लोगों से उन्होंने बातचीत किया और हमारे रेंज के लगभग सभी लोगों से हमने भी पर्सनली बात किया था और एसपी लोगों ने भी बात किया
और जितना एक सपोर्ट दे सकते हमने किया। और पुलिस ने आप देखे होंगे कि बिल्कुल एक पुलिस लाइन से हट करके, जो पुलिस का काम से हट करके लोगों की सेवाएं की, चाहे वो चौक चौराहे पे जो लोग वृद्ध लोगों की सेवा मतलब मदद करना हो या किसी को खाना दिलाना हो। तो ये एक तरह से पुलिस के लिए चुनौती के साथ अवसर भी था अपनी छवि बदलने का। एक लोगों की जो दिमाग में बैठा हुआ है कि पुलिस जो है हमेशा नकारात्मक काम करती है, लेकिन जो कोरोना के समय जो हमारे स्टाफ ने जो अपनी जान को दांव पे लगा के जो काम किया वो बिल्कुल सराहनीय है और उसको आम लोगों ने भी सराहा है। सर, अभी जो हाल ही में जमीन संबंधी मामले जिले में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, लोगों को जो पीड़ित पक्ष होता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि पीड़ित पक्ष के खिलाफ में ही मामला दर्ज हो जाता है। कैसे संतुलन पुलिस बनाए, क्योंकि जमीन संबंधी मामला न्यायालय से जुड़ा होता है, लेकिन कई बार पुलिस का इन्वॉल्वेशन उसमें होने के कारण पीड़ित पक्ष जो होता है काफी परेशान होता है। उसको लेकर भी आपने थानेदारों को कई टफ मैसेजेस दिए, कई आपने उनको कड़े निर्देश भी दिए, लेकिन उसके बाद भी जमीन संबंधी मामले कहीं ना कहीं थाने पे ज्यादा आ रहे हैं और लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि नंबर एक तो कि शहर में कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। पुलिस से जो है जो पीड़ित है उसके साथ खड़े होने चाहिए। जो अपने आप को भूमाफिया कहते हैं या रसूखदार बोलते हैं उनके लिए नहीं होती पुलिस हमेशा न्याय किसके पक्ष में, किसको कौन पीड़ित है उसके साथ रहना चाहिए। और हमने इसीलिए सभी एसपीज को भी बोलना है और सबको ये कि इस तरह की जो गुंडागर्दी या जो कह सकते हैं कि अपने बाजुओं के दम पे और जो लोग इस तरह की एक्टिविटी करते हैं और कब्जा करते हैं उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इवन मैंने तो सभी से अपील भी किया है कि यदि कोई इस तरह की कोई घटना किसी के साथ हो रही है और आपकी थाने में नहीं सुन रहे हैं या एसपी नहीं सुन रहा, आप मेरे पास आइए, हम जो उचित न्याय होगा हम दिलाएंगे। यदि आपको लगता है कि उस संबंधित थाने से हमारी जांच करना ठीक नहीं है तो हम दूसरी जगह से भी उसकी जांच करा सकते हैं, हमारे अपने ऑफिस से भी जांच करा सकते हैं। इवन जो इस भूमाफिया से संबंधित या जमीन जो कब्जा करने से संबंधित जितने भी शिकायतें जो आएगी तो हम उसका निश्चित रूप से हम अपने ऑफिस से भी उसकी जांच करा करके जो पीड़ित होगा उसके साथ न्याय करेंगे और उसको लगेगा कि हाँ हमने एक सही जगह शिकायत की है। तो ये थे बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी, कमिटेड डेडिकेटेड इमेज के साथ ये काम कर रहे हैं। अगले कार्यक्रम में फिर एक शख्सियत के साथ हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।